डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, जो हमारे मेन टॉपिक्स रहे थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैसे हमारे पास है मॉलिकुलर मास और वैलेंसी के, जो हमारे पास डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स की जो हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, ये क्या मेथड होता है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमको डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। तो हम पहले जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, हम स्टार्ट करते हैं पहले एटॉमिक नंबर से। सो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? तो नेचर में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, हमने पढ़ा था। और एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और अगर मैटर एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है उसे एलिमेंट बोलेंगे। तो नेचर में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं और हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने क्या किया, सबको एक एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है, मेनली हमारे पास हमने देखा था जो एटम है, एटम के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, एक होता है प्रोटॉन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। सेकंड हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ये तीन, इनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। हमने पढ़ लिया था प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट फाइंड आउट होता है, हम चेक करेंगे उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हर एक डिफरेंट एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग एलिमेंट के सेम हो, मास अलग अलग एलिमेंट का सेम हो, लेकिन अगर प्रोटॉन सेम है फिर वो सेम एलिमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। तो अलग अलग एलिमेंट्स अगर हैं तो उनके डेफिनेटली प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, बाकी चीज़ें सेम होने की पॉसिबिलिटी है, बट प्रोटॉन्स कभी भी अलग अलग एलिमेंट्स के सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम स्टार्टिंग करें, हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है जहाँ पर हमने इन सबको अरेंज किया है एटॉमिक नंबर के कंपेरिजन में। तो जो सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर जिसका आता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है हमारे पास हीलियम, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं He से। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल He होता है। तो ये हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट हैं जो एटॉमिक नंबर में, जो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में आता है। तो एटॉमिक नंबर में देख लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। और हमारे पास टोटल अभी 9th क्लास में आपको एटलीस्ट 20 तक आपको पीरियोडिक टेबल याद रखनी है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से नाम हैं जो आपको 1 से 20 तक याद रखना है पीरियोडिक टेबल के। तो डिफरेंट एलिमेंट को हमने क्या किया, अरेंज किया, और इसी को हम उस अरेंजमेंट को, और किस बेसिस पे है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। तो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे और उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग है, पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट हाइड्रोजन एटम से। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका जो सिंबल है वो हम दिखाते हैं H से। तो H इसका सिंबल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 और सिंबल इसका H। और हमको ध्यान रखना है जब भी हम किसी एटम का सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। अब इसके सिंबल में एक ही लेटर आता है तो उसमें कैपिटल स्मॉल जैसा है नहीं। अगर एक ही लेटर है तो डेफिनेटली कैपिटल होगा, लेकिन अगर किसी एटम के सिंबल में 2 लेटर आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट हमारे साथ कैपिटल अल्फ़ाबेट और सेकेंड वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आपको स्मॉल में लिखना है। इसके नेक्स्ट हमारे पास हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हीलियम का सिंबल है H, और इसके बाद हम लिखते हैं स्मॉल e। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्मॉल सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, सेकंड अल्फ़ाबेट। इसके बाद हमारे पास लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, थर्ड नंबर पे आता है, और इसको हम लिखते हैं Li, कैपिटल L स्मॉल i। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। इस तरह से टोटल हमारे पास 20 तक आपको याद रखना है। वैसे तो टोटल जो हमारे पास एलिमेंट है 118 है जो पीरियोडिक टेबल है, बट 9th क्लास में आपको एटलीस्ट 20 तक आपको पीरियोडिक टेबल याद रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है 1 से लेके 18 तक। एनसीईआरटी में 1 से लेके 18 तक दी है, बट 18 के बाद आप 2 और याद रख सकते हो। जैसे हमारे पास फर्स्ट पे हाइड्रोजन आता है, ठीक है। यह हमारे पास एटॉमिक नंबर है फर्स्ट, और यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन जो नाम है एटम का, और इसका सिंबल है H। इसके बाद है हीलियम, सिंबल है He। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, और आर्गन के बाद आता है पोटेशियम और कैल्शियम। तो आपको 20 तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है आर्गन के बाद आप 2 और याद रख सकते हो जिसमें हमारे पास आते हैं। एक तो पोटेशियम है हमारे पास, पोटेशियम का सिंबल K होता है,
पोटेशियम और लास्ट में है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, ये आप दो अलग से याद रख सकते हो, ठीक है। तो 20 पे आता है कैल्शियम, तो आपको 20 तक याद रखनी है। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास इनका नंबर, इनका नाम और ये सिंबल लिखा है। ध्यान रखना है, अभी हमने बात करी थी एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं हम रैंडमली कोई एटम पिक कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 12 है, 12। इसका मतलब इसमें 12 प्रोटॉन्स होते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम है, जैसे यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब इसके बाद 13 प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही डिनोट करता है। और अगर हम किसी एटम की बात करें तो उस पर अगर चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर ही रहते हैं, चार्ज आने पे वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज ना होना, इसका मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है वहाँ पे। अभी जस्ट हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके बाद है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जैसे हमने अभी हमको बताया एटम जो होता है मेनली 3 कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है। एक है हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मेनली हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिससे एटम मिलके बना होता है। मतलब अगर मुझे एटम का वेट निकालना है तो मुझे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के वेट को ऐड करना पड़ेगा, और तीनों के वेट को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एटम का वेट बन जाएगा, एटम का मास बन जाएगा। तो एटॉमिक मास में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सामान है 1200 kg का, ठीक है। 1200 kg में अगर आप 0.05 ग्राम को ऐड करते हो तो आप उसमें ऐड करो ना करो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब कि 1200 kg के सामने 0.05 ग्राम बहुत ही छोटी वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई डिस्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं, डिस्टेंस हमारे पास है 2000 किलोमीटर। अगर 2000 किलोमीटर में अगर हम 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो जाए तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2000 किलोमीटर के सामने बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम एटम के मास को मेज़र करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लेते। जब भी आप देखोगे एटॉमिक मास वहाँ पे लिखा होगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा होता है इसलिए। अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड प्लस इलेक्ट्रॉन्स। पर इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसिडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम है अगर हम एटम्स को कंपेयर करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपेरिजन में। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर मतलब न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, बट ओवरऑल हम उसको बराबर मानते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। एटम के मास को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो हमारे पास जो गिवन है वो एटॉमिक नंबर। जब आपको पीरियोडिक टेबल याद रहेगी तो आपको सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद हो जाएंगे, और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन्स के बराबर ही होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे मास आएगा वो ऑलमोस्ट डबल आएगा। जैसे मान लेते हैं कार्बन है हमारे पास, मैंने आपको बताया था, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट X है तो नीचे लिखते हैं हम Z और ऊपर लिखते हैं A। तो यहाँ पे Z का डिनोट क्या करता है, ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, ऊपर A डिनोट करता है एटॉमिक मास को। जैसे कार्बन है, कार्बन अगर आप याद होगा, आपको पीरियोडिक टेबल याद रखनी, कार्बन 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास इसका 6 का डबल 12 के बराबर है। तो इस तरह से एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे है ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है और ऊपर दिखाता है एटॉमिक मास को। तो ये हमारा कार्बन है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो N के नीचे हम 7 लगाएंगे और इसका मास इसका जस्ट डबल होता है 14। तो मैक्सिमम एटम में मास डबल आता है, ठीक है। उसका आने का रीज़न भी हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन के बराबर ही होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केसेस, हमेशा नहीं होगा पर ज़्यादातर आपके पास जो केसेस है वहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर ही हैं। इसके अलावा जैसे हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो नीचे हम 20 लिखेंगे और ऊपर इसका मास इसका जस्ट डबल आ जाता है 40 के अराउंड, ठीक है। तो ये ऐसे एटम है जहाँ पे मास डबल है, पर कुछ ऐसे एलिमेंट है हमारे पास, कुछ ऐसे एटम हैं जिनका मास डबल नहीं होता, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि बाकियों का तो डबल हो गई। हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, स्टार्टिंग हमारे पास होती है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास 2 नहीं है, मास भी 1 होता है। इसका रीज़न क्या है, हमारे पास अभी हमने पढ़ा एटॉमिक मास का फॉर्मूला। एटॉमिक मास का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम चेक करें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। 1 लिखने का मतलब क्या है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन है इसके पास, तो प्रोटॉन तो 1 हो जाएगा, और प्लस इसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। इसका मतलब इसका मास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नंबर भी 1 है और मास भी सेम है। और इसके अलावा हमारे पास जैसे सोडियम हमारे पास आ जाता है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास 23 है। तो 11 का डबल 22 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 23 आ गया। इसके अलावा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 17, बट मास है 35.5। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका मास पॉइंट में कैसे आता है, 35.5 क्यों आया, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एलिमेंट है जिनका मास डबल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है बस। ओवरऑल जितनी भी आपके पास यूज़ होंगे उसमें मैक्सिमम आपको डबल नहीं, मतलब मैक्सिमम केसेस में आपको डबल मिलेंगे। एक लिथियम भी है हमारे पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन मास इसका 7 होता है। 3 का डबल 6 होना चाहिए, बट मास 7 है। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये मास याद रखना है, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, और एटॉमिक नंबर का डबल कर देंगे तो हमारे एटॉमिक मास बन जाते हैं। लेकिन सब में डबल नहीं होता, जिनमें डबल नहीं होता बस आप उतने आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन जैसे आ गया, सोडियम हमने लिख दिया, और क्लोरीन, लिथियम, इनमें है डबल नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है 1 से 20 तक, उनके मासेस आपको याद रहेंगे। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास एटम से जब मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक हमने पढ़ा था। जैसे हमारे पास सिंगल H लिखा है, इसको हम लिखेंगे H एटम है ये, लेकिन एटम बहुत रिएक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो ये बनाएंगे H2। तो H2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डबल हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल H का मास, अगर मैं सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास लेता हूँ तो ये 1 आता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, इनको ऐड कर देंगे तो इसका मास 2 आएगा। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर मैं सिंगल O लिखता हूँ, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन एटम, अगर हम लिख देते हैं O2, तो O2 का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है, और मैंने बताया ज़्यादातर केस में क्या होगा, आपको मास डबल मिलेगा। तो 8 का डबल हमारे पास इसका जो मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो यहाँ पे हम नीचे नंबर लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर 8 और मास इसका 16। अब एक एटम का मास 16 है, तो ये इसका एटॉमिक फॉर्म है। जब ये मॉलिक्यूल बनाता है तो O2 लिखते हैं इसको, ऑक्सीजन को ज़्यादातर O2 लिखा जाता है। तो 16 का डबल हमारे पास आ जाएगा 32, ये इसका मास है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटम, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास इसका 14। तो सिंगल नाइट्रोजन के एटम का मास 14 है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है N2। तो 2 नाइट्रोजन के एटम का मास डबल हो जाएगा और ये आ जाएगा 28, इसका जो मास है। तो ये 2 नाइट्रोजन के एटम का मास है, और रिप्रेजेंट करते हैं हम N2 से, ठीक है। तो N2 यहाँ पे दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन है। O2, ये सारी क्या हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो डायएटॉमिक के अलावा भी होते हैं, जैसे हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस को P4 लिखा जाता है, मतलब ये इसी फॉर्म में ही स्टेबल है, P4। जैसे हमारे पास सल्फर है, S8, इस फॉर्म में स्टेबल होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा एटम के मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मुझे इसके मास को फाइंड आउट करना है। ये एक मॉलिक्यूल है, और ऐसा मॉलिक्यूल है जो अलग अलग एटम से मिलकर बना है, तो इसको हम जनरली कंपाउंड बोलते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना है, कार्बन आता है 6 नंबर पे। जैसे आप पीरियोडिक टेबल याद रखोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो 6 नंबर पे कार्बन आता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मास है डबल 12। वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास इसका डबल होता है 16। अब यहाँ पे CO2 है, आपको फॉर्मूले में ध्यान देना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो CO2 लिखने का मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो एक कार्बन के एटम का मास हमारे पास होता है 12 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंगल ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक नंबर 8 है और मास 16 है, सिंगल ऑक्सीजन का मास 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 16 का डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पे क्या रह गया, अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के एटम के दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे और क्या बन जाएगा, CO2 का मास बन जाएगा यहाँ पे। तो 12 प्लस 32, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 44। तो हमारे पास 44 इसका मास है। इसको हम ग्राम में भी लिखते हैं कई बार। अगर 1 मोल है, अगर एटम का मास होता है, तो उसको हम 44 AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ग्राम और 44 AMU दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड द ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको एक और ट्राई करके बता देता हूँ। जैसे इसके अलावा CO2 हमने देख लिया, मान लेते हैं वाटर होता, H2O का मास हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एटम का मास, एक हाइड्रोजन के एटम का मास 1 होता है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल हाइड्रोजन का मास आ गया 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और 8 का डबल 16। तो ऑक्सीजन का जो मास है वो आएगा हमारे पास 16 प्लस 2, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 18 हमारे पास AMU। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU, या फिर इसके ग्राम में लिखते हैं तो 18 ग्राम, वो मोल के लिए होता है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास ऐड करके उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 आप इंडिविजुअल निकालिए आइटम्स का और उनको ऐड करके क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल का मास, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास।
अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर नील्स बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम को डिस्क्राइब किया, बट हमारे पास तो जो नील्स बोर है वो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, सबसे जो वैलिड हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है नील्स बोर की तरफ से। तो इसका बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो बीच में सन होता है, उसके अराउंड अलग अलग प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मैं एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारे पास सेंटर में होंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये सेंटर में होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरह से। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। अब यहाँ पे खास बात क्या है, एटम के हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फर्स्ट में बहुत सारे आ गए या फिर सेकंड में है ही नहीं। हर यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, जैसे हमारे पास हर एक प्लैनेट का ऑर्बिट होता है सन के अराउंड, तो यहाँ पे भी क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। जैसे अगर हम बात करें, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास जो पहला ऑर्बिट होता है इसके अराउंड, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, और इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम नाम देते हैं के सेल, ठीक है, इसको हम कहेंगे के सेल, फर्स्ट सेल। उसके बाद के बाद मतलब आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बढ़ना है, जैसे के बाद आता है एल, इसके बाद आएगी हमारे पास एल सेल, और यहाँ पे भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर फिक्स है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको ध्यान रखना है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आते हैं 8, इसके नेक्स्ट है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम तो 8 से कम हो सकते हैं, अगर जितने उस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही रिवॉल्व करेंगे, उस पर 8 है ही नहीं तो फिर 8 रिवॉल्व पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एक नीचे वाले में मैक्सिमम 2 ही रिवॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम के सेल कहते हैं। के बाद आता है एल सेल, तो एल में मैक्सिमम 8 रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, के में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8, एम में भी आते हैं 8, एन में आते हैं 18, 2 8 8 18। तो ये हमारा सीक्वेंस है। इसके आगे और भी जाती हैं सेल, बट तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, 4 तक आपको ध्यान रखना है। के एल एम एन, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल और एम में 8, और एन में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का भी हमने देखा, फर्स्ट जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन है। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल हमारे पास H है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसके सेंटर पे एक प्रोटॉन होगा, प्लस इसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, हमने बात करी थी। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। अगर एटम न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कोई चार्ज मैंने लिखा नहीं है प्लस माइनस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही होंगे। इसके अराउंड क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करेगा। तो सेंटर पे एक प्रोटॉन है और इसके अराउंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है कि हाइड्रोजन एटम का। अब इसके पास मैक्सिमम तो फर्स्ट सेल में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास एक ही है तो एक ही रिवॉल्व करेगा। तो हमारा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन का। इसका नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम। अब इसके नेक्स्ट हीलियम में हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। 2 का मतलब है इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं, और हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होते हैं। इसके पास सब 2 है हमारे पास, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेंटर में क्या होगा, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में होता है, हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस नहीं था, इसके पास न्यूक्लियस होता है और 2 न्यूट्रॉन भी हैं इसके पास, और इसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे के सेल में, और के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हीलियम के एटम का, ऐसा दिखाई देता है। इसके नेक्स्ट है लिथियम। तो लिथियम का अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3rd नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे आने का मतलब इसके बाद जो प्रोटॉन्स हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा आते हैं, मैंने बताया था इसका मास ज़्यादा होता है, तो इसके पास जो न्यूट्रॉन्स है वो 4 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होते हैं। अब आपको सेंटर में क्या करना है, 4 प्रोटॉन्स सेंटर में रिवॉल्व करेंगे, साथ में 3 प्रोटॉन्स भी होंगे, 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन्स प्लस 4 न्यूट्रॉन। ये तो सेंटर है, सेंटर में रिवॉल्व करेंगे। अब हमको पता है के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं 3 हैं। अब 3 में से आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन की सेल में आएंगे, इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को इसके बाहर के ऑर्बिट में एक और ऑर्बिट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एल,
और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, बस पे है नहीं, जितने हैं उसी को हमको अरेंज करना है। तो 2 आगे सेंटर में और इसके बाहर हम एक और सेल बनाएंगे जिसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, लिथियम का। इसके नेक्स्ट हम सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके लिए आपको नंबर याद रखना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। 11 बोलने का मतलब है इसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके पास 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये इसके तो नंबर है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के। अब सेंटर में आपको ध्यान रखना है 11 प्रोटॉन्स होंगे प्लस 12 न्यूट्रॉन्स होंगे, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसका मास डबल नहीं है, डबल से एक ज़्यादा है। और इसके अराउंड क्या करना है, आपको 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करवाने हैं। अब आपको ध्यान रखना है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 8, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करवाने हैं। मतलब कि पहला जो सेल है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेल के बाद जो सेकंड सेल है उसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। इसका मैक्सिमम है कितने, हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 11 में से 2 तो K में रिवॉल्व करेंगे। अब 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास बच जाते हैं टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन में से 9 आ नहीं सकते, हमको सिर्फ 8 ही रिवॉल्व करवाने। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके नेक्स्ट वाली सेल में रिवॉल्व करेंगे, जिसको हम कहते हैं L। और L के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो आ जाएगा M सेल में। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8, उसके बाद 1, तो ये इसका हमारा सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 8 और उसके बाद N में 18। इसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक है वैलेंसी के बारे में जानना। तो वैलेंसी हम समझ लेते हैं, वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी का मतलब है कि हर एक एटम की टेंडेंसी होती है। कुछ ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहते हैं, कुछ ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक एटम रिएक्टिव है और वो स्टेबल होना चाहता है। अब एटम स्टेबल कैसे होता है ये हम जान लेते हैं। जैसे हमने देखा एटम के पास डिफरेंट सेल होती हैं। अभी हमने देखा K में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में आते हैं 8, ठीक है। इसके बाद M भी है, M में आते हैं 8 और N में आते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। ये हम जान चुके हैं ऑलरेडी। तो कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है और एटम स्टेबल 2 तरह से हो सकता है। हमको क्या देखना है, एटम का आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट जो सेल है उसको हम चेक करते हैं ताकि हमको पता लगे स्टेबल कैसे हो सकता है। तो आउटर मोस्ट सेल या तो फुलफिल्ड होना चाहिए या फिर आउटर मोस्ट सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास L में मैक्सिमम आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लेते हैं कोई एटम है जिसके L वाली सेल में, सेकंड वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास L वाली सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 से वो 8 करना चाहता है। 8 कैसे करेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, टोटल 8 हो जाएंगे। अगर उसके पास L सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, निकाल देगा, ताकि L में 0 हो जाए। तो कोई भी एटम स्टेबल कैसे होता है, जब उसकी आउटर मोस्ट सेल, ये याद आपको ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट सेल आपको देखनी है। तो आउटर मोस्ट सेल में वो क्या करना चाहता है, या तो 0 हो जाए इलेक्ट्रॉन या फिर फुलफिल्ड हो जाए। इस तरह से कोई भी एटम स्टेबल होता है। अब उसके लिए कई बार इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं और कई बार एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, वो हमको यहाँ पे समझना है। और वही कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं स्टेबल होने के लिए, उसी नंबर को हम वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो उसी को हम वैलेंसी का नाम देते हैं। अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है कहाँ आएगा, K वाली सेल में। K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं पर इसके पास एक ही है। तो अब इसके पास ये स्टेबल कैसे हो सकता है, स्टेबल होने के 2 तरीके हैं। या तो इसके K में आ जाए फुल इलेक्ट्रॉन, K में मैक्सिमम आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं K में। तो या तो K में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर K में 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 तरीके हैं इसके पास स्टेबल होने के। इसीलिए जो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो दोनों आती है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है उसको +1 कहते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको -1 बोला जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन की जो वैलेंसी 1 है। मान लेते हैं हमको नाइट्रोजन की वैलेंसी कैलकुलेट करनी है कि हम नाइट्रोजन की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करें। तो हमको पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7वें नंबर पे आता है। इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 7 प्रोटॉन्स होंगे। अब K में इसके पास मैक्सिमम, हमको पता है K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसके बाद टोटल हैं कितने, जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 में से जो 2 हैं वो तो K सेल में आ गए। अब जो रह गए हमारे पास, अब टोटल रह जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो L में आ जाएंगे 5 और 2 7, टोटल 7 हो गए। तो हमको पता है इसके मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल में, अंदर वाली सेल K है, बाहर वाली सेल इसके पास L है।
इसका जो बाहर वाली सेल है, आउटर मोस्ट सेल, उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके स्टेबल होने के 2 तरीके हैं, या तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या फिर आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी तरह से एक एटम स्टेबल हो सकता है, या तो आउटर मोस्ट सेल में 0 हो जाए या 8 हो जाए। अगर इसको आउटर मोस्ट सेल में 0 करना है इलेक्ट्रॉन, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 5 देने पड़ेंगे अपने एटम से। जब बाहर निकलेंगे इसके तो एल में 0 हो जाएंगे। अगर इसको एल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और एल में 8 करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। तो अगर इसको 0 करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और 8 करने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। तो उसके लिए ज़्यादा ईजी क्या हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा इजी है कि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। जब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी हमारे पास 3। एक्चुअली में उसको -3 लिखते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे प्लस माइनस का, बट इसकी वैलेंसी 3 है। मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके। तो ज़्यादा ईजी था इलेक्ट्रॉन लेना एज़ कम्पेयर टू हम बात करें देने की। इसके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, जिसका सिंबल है Mg, कैपिटल M एंड स्मॉल g। मैंने बताया था फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड हमारा अल्फ़ाबेट स्मॉल होता है। तो मैग्नीशियम की मान लेते हैं हमको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हमको पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैग्नीशियम आता है 12वें नंबर पे, तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है। अब इसके पास K में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अब 12 में से 2 चले गए, 10 बचे। अब L में आएंगे 8, ठीक है, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 का मतलब क्या है, 12 प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर ही होते हैं जब तक इस पर कोई चार्ज ना हो। मैंने यहाँ पे कोई चार्ज बनाया नहीं है, मैक्सिमम केसेस में आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही मिलेंगे। तो 12 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसको अरेंज करना है। तो पहले K में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12 में से 2 यहाँ आ गए, 10 बचे। L में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके जो बाद वाली सेल है, क्योंकि इसके बाद 2 और बचे हैं अभी, और M में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10, और 2 हमारे पास हो गई 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको बताया कोई भी एटम होता है स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के इसके पास 2 तरीके हैं, या तो M में इसके 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट M है, या फिर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इनमें से ज़्यादा इजी क्या है इसके लिए, आप देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से अगर 0 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। अगर इसको टोटल आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो जाके ये 8 हो पाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा ईजी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर आउटर मोस्ट सेल ऑलमोस्ट फुलफिल्ड है तो वो 1-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल्ड कर लेता है। तो आपको ध्यान देना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर, कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं उसकी वैलेंसी के बारे में। एक और एग्जाम्पल हम ट्राई कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब 8 इस पर प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे, ठीक है, इसमें दोनों सेम ही है क्योंकि न्यूट्रल एटम है ये। अब 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है K में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अब L में आएंगे, अब इसके बाद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 में से 2 K में आ चुके हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पे। तो L में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया एटम स्टेबल होगा। अब 2 तरीके इसके बाद स्टेबल होने के, या तो L में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या L में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसके बाद 6 ही हैं। अब तो L में 8 कैसे होंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और L में 0 कब होंगे, जब ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना डिफिकल्ट है, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ईजी है, क्योंकि कम नंबर जहाँ पे आएगा वो ज़्यादा ईजी होता है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके टोटल 8 कर लेगा। तो उसकी वैलेंसी हमारे पास 2। वैसे इसको -2 लिखेंगे, बस यहाँ पे हम मान सकते हैं इसकी वैलेंसी 2 है। तो इस तरह से हम किसी भी एटम की वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं आउटर मोस्ट वैलेंस सेल को फाइंड आउट करके। इस वीडियो में मेनली हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट हमने करी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है, CO2 का फार्मूला CO2 क्यों होता है, और हर एक मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो कैसे आता है। क्योंकि हमने वैलेंसी निकालना सीख लिया है, तो उसमें हम बस वैलेंसी की क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं। तो बाकी इसके नेक्स्ट के जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।